मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आपसे बात कर रहा हूँ। जो पहले अपन ने पढ़ा है ओम्बुड्समैन के बारे में या लोकपाल के बारे में, उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली बार अपन ने इसके कैसे इनका मतलब चयन होगा इसके बारे में बात हुई थी, और आज अपन ये देखेंगे कि इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या हो सकती है, या ये कहें कि इनकी इस पद पे आने के लिए उनमें किसी प्रकार से कोई ऐसी स्थिति न हो जिससे कि वो पद ग्रहण नहीं कर पाए। तो अब हम कहेंगे कि कोई भी लोकपाल सदस्य या अध्यक्ष के लिए हम यह है कि संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, या कोई किसी विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। तो पार्लियामेंट से या ये कहें कि स्टेट लेजिस्लेशन का वो सदस्य नहीं हो सकता। साथ ही नैतिक और भ्रष्टाचार का दोषी व्यक्ति भी इस पद के लिए नहीं योग्यता रखता है, तथा जिनकी आयु 45 वर्ष न हुई हो वो भी अयोग्य माने जाएंगे। और तथा हम दूसरे रूप में कहें कि पंचायत या नगर निगम का सदस्य या गवर्नमेंट सर्विस से हटाया गया है, या कोई लाभ के पद पे कार्य कर रहा हो, या राजनीतिक दल से संबंधित है, तो वो व्यक्ति लोकपाल की सदस्यों के रूप में या लोकपाल के लिए योग्य नहीं माना जा सकता। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, पंचायत या नगर निगम का सदस्य नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस से हटाया हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए, और ये भी कहेंगे हम कि किसी भी लाभ के पद पे कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए, या किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी कहेंगे हम कि भ्रष्टाचार का दोषी भी नहीं होना चाहिए, और जिनकी आयु 45 वर्ष नहीं हुई है वो इस पद के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। अब इनके वेतन भत्ते और कार्यकाल के बारे में बात करें हम, तो इनका कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष तक हो सकता है, या फिर उनकी आयु अधिकतम 70 ईयर्स 70 साल की आयु हो गई हो, जो भी पूर्व में, तो हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष तक अधिकतम कार्य कर सकते हैं, या फिर उनकी आयु 70 ईयर्स हो गई है जो पहले होगा, तब उनको अपने पद से हटना होगा। और साथ में ये भी है कि यदि हटाने हेतु संसद के कम से कम 100 सदस्य हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति महोदय को याचिका प्रेषित करेंगे, तथा सुप्रीम कोर्ट के जजेज की भांति कदाचार के आधार पर भी इनको अपने पद से हटाया जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि 5 साल तक या अधिकतम उनका जो है 70 वर्ष जो भी पहले होगी तब तक इनको अपने कार्यकाल मतलब अपना पद को छोड़ना होता है। और यदि इनको हटाने की बात करें तो संसद के कम से कम 100 मेंबर्स यदि प्रेसिडेंट महोदय को सिग्नेचर करके याचिका प्रेषित करेंगे कि इनको हटाया जाए, तथा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भांति कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा इनको, और इनको दिवालिया होने पर भी हटाया जा सकता है। शारीरिक व मानसिक रूप से असक्षमता हो तो भी इनको अपना पद से हटाया जा सकता है, या इनको अपना पद छोड़ना होता है। तो ये बात है कि दिवालिया होने पर भी पद छोड़ना होता है। साथ ही यदि कि कोई फिजिकली या फिर मेंटली रूप से उनकी किसी प्रकार की असक्षमता हो तो वो अपना पद छोड़ देते हैं या हटाया जाता है।
अब हम आगे बात करेंगे कि जब एक बार पद मुक्ति के बाद उनको पुनर्नियुक्ति के लिए वैसे सामान्यतः अपात्र माना जाता है, क्योंकि एक बार उनको कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया है, तो उसके बाद वो आगे अपना दोबारा से उनको नहीं चयन किया जाएगा, नहीं चुना जाएगा। यदि उनका कार्यकाल 5 वर्षों से कम रहा है तो वो पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी ये कहें कि 5 वर्ष का कार्यकाल था, उन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा नहीं किया है और वो 3 वर्ष तक तो काम किया, तो वो फिर आगे 2 वर्ष के लिए फिर से एलिजिबल माने जाएंगे। या उनका जो 5 वर्षों से कम रहा है तो वो पुनर्नियुक्त हो सकते हैं तथा कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात बाध्य उनके कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात में उनके ऊपर कुछ बाध्यताएं या एक कि रोक लगी होगी कि वह किसी भी राजनीतिक कर्तव्य भार किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन पद पर किसी भी पद पर अयोग्य माने जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि उन्होंने अपना आलू कार्यकाल पूरा कर लिया तो भी उनके लिए बाध्यता है कि वो किसी राजनीतिक कर्तव्य भार की किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन पद पर किसी भी पद पर अयोग्य माने जाएंगे। तो मतलब ये कहेंगे कि इनके लिए ये बाध्यता ही मानी गई है। पद मुक्ति के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संसद सदस्य या विधानमंडल के लिए सदन हेतु 5 वर्ष की अवधि अधिकतम चुनाव लड़ने पर भी रोक है। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि पद मुक्ति के बाद भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पार्लियामेंट मेंबर या विधानसभा के मंडल के सदन हेतु 5 वर्षों की अवधि में वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जो उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ है और ख़त्म होने के बाद में उनके ऊपर आगे 5 वर्ष तक ऐसे पदों कहें कि मंडल से या ये कहें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पार्लियामेंट या विधानसभा के सदस्यों से के लिए 5 वर्ष तक वो आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि लोकपाल के पावर्स क्या हैं, लोकपाल की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। इसमें पहला तो हम कहेंगे अभियोजन प्रारंभ करने हेतु मंजूरी देने की शक्ति। जैसे उनको लगता है कि अमुक व्यक्ति के खिलाफ़ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए या उनके खिलाफ़ कोई अभियोजन चलाया जाना चाहिए, तो उसके लिए लोकपाल अपनी मंजूरी देते हैं। दूसरी बात है कि अधीक्षण संबंधी शक्तियाँ ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता पूर्व लोकपाल की अनुमति के बिना। मतलब जो लोग उसमें कार्यरत हैं उनके लिए कि उनका ट्रांसफ़र वगैरह गवर्नमेंट कर सकती है, करे, लेकिन उसके लिए पहले उनसे लोकपाल से अनुमति लें, फिर उनके जो वहाँ कार्यरत व्यक्ति हैं या जांच के संबंध में जो अधिकारीगण हैं उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करना, ये भी एक लोकपाल का अधिकार होता है कि वो अधिवक्ताओं जो भी वहाँ पैरवी करने के संबंध में है उनका पैनल तैयार करते हैं। तलाशी लेने के संबंध में भी है कि संबंधित जहाँ उनको लगता है कि यहाँ तलाशी ली जानी चाहिए तो तलाशी के संबंध में भी वो सम्मन जारी कर सकते हैं, या ये भी उनके पास में अधिकार रखता है। कुछ मामलों में सिविल न्यायाधीश की शक्तियाँ भी उनके पास अधीन होती है कि एक कोर्ट में सिविल न्यायाधीश के पास में जो पावर्स होते हैं, जो उनके पास जो शक्तियाँ हैं, वैसे ही वो सम्मन जारी करना या अन्य काम करवाना ये भी उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो चाहें तो अपना मतलब ऐसे भी कार्य कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि लोकपाल के पास बहुत शक्तियाँ हैं कि वो अपने अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों का भी ट्रांसफ़र नहीं होने दे स्वयं की सहमति के बिना, या फिर सिविल न्यायाधीश की जो अधिकारिता दे रखी है वो भी इनके को मिली हुई है। साथ में ही अधिनियम में इनको
तलाशी लेने या अन्य जो अभियोजन के संबंध में जो कार्य करने हैं, अधीक्षण संबंधी शक्तियाँ वगैरह, ये सब इनके पास में अधिनियम के तहत प्रदत्त की गई हैं। तो ये